हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राघवेंद्र। आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब मंच पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोगों ने अनुसूचियां स्टार्ट की थी और हम लोग 8 अनुसूचियों तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अनुसूची 9 पर चर्चा करेंगे। देखिए, अनुसूची जो 9 है, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थी। ये जो 9वीं अनुसूची है, ये पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से हमारे संविधान में जुड़ी है। तो देखिए, आज की जो हमारी चर्चा है वो रहेगी कि आखिर क्यों ये जो 9वीं अनुसूची है, जिसका नाम है भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म जो है, वो क्यों जुड़ी, आपका इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी कि इसको 1951 में पहले संविधान संशोधन करके जोड़ना पड़ा। तो देखिए, थोड़ा सा बात ऐसी है कि थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसकी कहानी समझते हैं कि क्यों इसकी आवश्यकता इतनी जल्दी महसूस हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में 1 साल बाद ही हमको जोड़ना पड़ा। तो देखिए, होता क्या है, जब अंग्रेज आए, ठीक, जब अंग्रेज आते हैं तो उन्होंने क्या किया, हमारे जो राज्य है, राज्यों पे उन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, अधिग्रहण कर लिया, यानी शोषण करके जैसे भी करके हमारे राजाओं को उन्होंने हरा दिया। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति जब हुई तो उसके बाद जो है एक्सपांशन जो है उसको रोकना पड़ा, क्योंकि रानी जो है, इंग्लैंड की रानी, उन्होंने मना किया कि जो विस्तारवादी नीति है उसको, उस पर हम लोग नहीं चलेंगे, जितना हमको कैप्चर करना था उतना हो गया बस। ठीक है, तो जितना एरिया कैप्चर हुआ था, जितना अंग्रेजों ने हड़पा था या फिर उन्होंने जीता था, वहीं पर वहां पर 1857 के बाद वो रुक जाते हैं। उसके बाद देखिए अब उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि देखिए भले ही वो कैप्चर ना करे मगर इन्फ्लुएंस तो बना के रखते हैं। तो उन्होंने ना जमींदारी प्रथा स्टार्ट की और जमींदारी प्रथा से फिर आपका आपका मालगुजारी प्रथा चालू हुई। देखिए, थोड़ा इसको समझिए क्या चीज है। देखिए, होता क्या था, जैसे जमीन है उसका वो लगान लेते थे अंग्रेज। उनको बहुत ही असुविधा होती थी डील करने में, इंडियन से मारने पीटने, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने थी, क्योंकि सीधा सीधा आप समझिए लगान लेना है तो बहुत ही मुश्किलों से वो लगान को प्राप्त करते थे, क्योंकि बहुत सारा गैप आ जाता था, चाहे वो लैंग्वेज का गैप हो, चाहे और चीजों का गैप हो। तो उन्होंने क्या किया, एक मीडिएटर बनाया, ठीक है, जिसका नाम माल गुजार रखा। देखिए, माल गुजार क्या थे, ये क्या थे, इस गांव में एक व्यक्ति जो गौटिया या फिर जो संपन्न व्यक्ति था, उसको क्या कर दिया, भूमि का स्वामी नियुक्त कर दिया गया। यानी भूमि का स्वामी तुम हो, तुम्हारी पूरी भूमि है, तुमको दे दिए हैं। अब तुम सालाना या मंथली या 6 महीने में इतना हमको लगान लग के देना, हमको जनता से कोई डील नहीं करनी है। अच्छा है, ठीक है, थोड़ा कम ही खाएंगे मगर टाइम भी मिलेगा। तो उन्होंने एक मीडिएटर, एक दल्ला बैठा दिया बीच में, ठीक है, जिसका नाम था मालगुजार या फिर जमींदार, आप इसे कह सकते हैं। तो जो मालगुजार है, मालगुजारों के पास उस गांव की पूरी जमीन आ गई। ठीक है, वो गौटिया भी, कई जगह गौटिया भी कहाने लगे, गौटिया को ही बदल के उन्होंने मालगुजार कर दिया। तो जो मालगुजार हैं वो क्या करते थे, वो उस गांव के स्वामी हो गए और वो अंग्रेजों को जो है वो अ, जमीन का लगान लाकर दिया करते थे। धीरे धीरे ये व्यवस्था चलती रही और एक दिन हम आजाद हो गए। आजाद होने पर क्या हुआ, अब व्यवस्थाएं देखिए, जो मालगुजार हैं उनके पास पूरी जमीन का मालिकाना हक है, और जो कृषक वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, उसके पास जमीन नहीं है, वो तो करता था और खाता था। ठीक है, बहुत मुश्किल से अपना जीवन चलाता था। ये तो गुलामी की बात हो गई। मगर जैसे ही आजाद हुए तो ये बात तो हम समझते थे कि हमको क्या है, हमको अब जमीन का वितरण करना है, सबको देना है। क्योंकि अगर देखिए, जो जमींदार वगैरह है या फिर जो माल गुजार है, वो लोग ज्यादा खेती करते नहीं, उनके जो वेस्ट जो जमीन है वो वेस्ट पड़ी रही। तो अब क्या हुआ, एक व्यक्ति आते हैं, गांधीवादी नेता रहते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहते हैं, जिनका नाम है विनोबा भावे जी। वो क्या करते हैं, 1951 में 1951 में एक आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, और उसका नाम है भूदान आंदोलन। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, भूदान आंदोलन चलाते हैं, किसने चलाया है, तो विनोबा भावे, विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया। ये जो आंदोलन है उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी साहूकार हैं, जो भी आपके जमींदार हैं, जिनके पास ज्यादा भूमि है, वो ऐसा कीजिए, हमको ज्यादा नहीं, बस अपने जमीन का 1/6 हिस्सा हमको दे दीजिए, ताकि हम जो किसान मजदूर जो इसके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन जो है, ठीक है, उसको हम क्या करें, उसको जमीन दे दें और क्या करें, हम हमारी जो
हमारी जो भोजन की समस्या है, मुख्य तो समस्या उस समय वही थी, भोजन की समस्या जो है वो दूर हो सके, ताकि ताकि देखिए भूमि तो भरपूर है, अगर खेती नहीं करेंगे तो खाएँगे कैसे? तो पहली जो प्रॉब्लम है, जो पहली प्राथमिकता जो हमारी है, वो क्या है? भूमि का वितरण हो जाए और उसपे हम अनाज उगा के हम अपना पेट तो भर सके, फिर हम आगे की बातें करेंगे। तो विनोबा भावे जी ने चालू किया और 1/6 हिस्सा है भूमि का, वह दान देने का आग्रह करते हैं, ठीक है? ज़्यादा ये सफल तो होता नहीं है, अब कौन देगा ज़मीन जिसके पास आ गई है, और जिसके पास है भी, तो वो जो उसकी बंजर वगैरह जो भूमि है, उसको वो दान दिया करते थे। अब देखिए नेहरू जी के सामने चैलेंज ये था कि हमारे पास भुखमरी जैसी समस्या थी उस समय, अब हम कैसे करें, ठीक? अब देखो होता क्या है, उसी समय हाई कोर्ट की एक बता रहे हैं, बिहार हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं। लैंड रिफॉर्म एक कार्यक्रम चलता है ना, भूमि जो सुधार है कार्यक्रम चलता है, जिसमें भूमि जिसके पास ज़्यादा है, उस पे सीलिंग लगाकर भूमि को दूसरे को दिया जाता था, ठीक है? ताकि देखिए जैसे आपके पास ज़्यादा भूमि है, मान लेते हैं कि आपके पास 100 एकड़ के आसपास है, तो सीलिंग लगा दिए कि आप 50 एकड़ रखेंगे और जो 50 एकड़ जो बच गया है, वो हम गरीबों को दान दे देंगे, ऐसे करके सीलिंग लगा देते, एक स्टॉप वॉच टाइप से लगा देते हैं। तो इस तरह से एक हाई कोर्ट बिहार में ये काम कार्यक्रम चलता है, मगर बिहार हाई कोर्ट जो है इसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर देती है। और असंवैधानिक कैसे डिक्लेयर करती, बोलती है कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। 1951 की ही बात बता रहे हैं। ये बात तो पता चलती है नेहरू जी को कि अगर हम तो लाने जा रहे थे लैंड रिफॉर्म, अब बिहार हाई कोर्ट जब इसको नल एंड वॉइड कर दी, तो हमारा कानून तो वैसे भी क्या हो जाएगा, निरसित हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, यही समस्या थी बस, ठीक है? इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए उन्होंने क्या किया, 9वीं अनुसूची लाए और पहले उन्होंने क्या किया, इसमें भूमि सुधार कानून को लेकर आए। और ये जो भूमि सुधार है, ये पहली जो संविधान संशोधन 1951 में हुआ, इसकी धारा जो है देखें, देखिए ये धारा प्रथम संविधान संशोधन की धारा 14 से लेकर आए। तो पहले तो लैंड रिफॉर्म लेकर आ गए। उसके बाद देखिए अब इसको प्रोटेक्ट भी करना था न्यायपालिका से, क्योंकि देखिए किसी का भी भूमि अगर आप ऐसे ले लेंगे तो वो सीधा न्यायपालिका जाएगा। और स्पेशली देखिए जो हमारे जमींदार हैं, जो जो अमीर तबका है, उन्हीं का भूमि हमको लेना है, तो वो इतने संपन्न थे कि बहुत वकील भी रख सकते थे और बहुत जगह लड़ने के लिए भी वो तैयार थे। तो इसलिए वो जो चैलेंज फेस करना था, उसके लिए उन्होंने एक और चीज का प्रोटेक्शन लिया इसमें। और यही प्रोटेक्शन देखिए, नियत अच्छी थी, आगे 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 चल के थोड़ी सी आगे जो सरकारें हैं उन्होंने इसको थोड़ा सा अलग वे में ले लिया। बट देखिए इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 31 बी जोड़ा गया, जो अनुसूची 9 को प्रोटेक्ट करता है और कहता है कि जो अनुसूची 9 में जो भी सब्जेक्ट्स रखे जाएंगे, इनकी जुडिशियल रिव्यू जो है, जो न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक पुनः अवलोकन है, वो न्यायपालिका नहीं कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि न्यायालय जो है इसमें हस्तक्षेप सीधा सीधा नहीं करेगा, जो भी हम इस पर सब्जेक्ट डाल देंगे। नहीं तो क्या होता है, आपने भूमि अधिग्रहण किया, वो सीधा न्यायालय गया, कोर्ट में पेंडिंग हो और ऐसे करके मामला चलता गया और हमारा जो मूल काम है, जो भोजन आपूर्ति है, जो मुख्य समस्या थी उसमें गरीबी, उसको दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये वाला जो अनुच्छेद 31 बी जोड़कर क्या किए, अनुसूची 9 को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि न्यायपालिका जो है पुनः अवलोकन जो है इसका न कर पाए। ठीक है, इसके साथ देखिए क्या हुआ, उस समय तत्काल प्रभाव से 13 कानून को उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, अनुसूची 9 है, उसमें 13 कानून जोड़े गए थे, उसमें 13 विषय थे जो उसको में ऐड किए गए। धीरे धीरे समय अंतराल में बीतते बीतते क्या हुआ, आज इनकी संख्या 282 हो गई है। 2 8 बीच में फंसा देना, लास्ट में 2 हो जाएगा, 282 ऐसे याद रखें। तो कितनी थी पहले कितनी थी, 13, अभी वर्तमान में कितनी है, 282। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, ये जो भूमि सुधार कानून है, इसमें से मुख्य रूप से दो बातें निकल के सामने आई, दो चीजें की गई, एक तो हदबंदी और एक चकबंदी। देखिए हदबंदी क्या है, हाथबंदी नाम से आप देख पा रहे हैं, हथबंदी और हाथ को बांधना, यानी जो जमींदार, जो साहूकार जो लोग हैं, उनके हाथ बांध दिए गए, एक सीलिंग लगा दी गई, एक आपका स्टॉप लगा दिया गया कि हाँ यहाँ से आप लोग जमीन जो है आप क्या करोगे, इसको देना पड़ेगा आपको, आप देने के लिए बाध्य हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने समझाया था, मान लीजिए आपके पास एक्सेस लेवल पर जमीन है, सरकार ने डिसाइड किया कि इतनी जमीन होनी चाहिए, मान लीजिए XYZ मान लेते हैं, ठीक, वहां से अगर आपकी ज्यादा जमीन है तो वो क्या हो जाएगा, उसके बाद उसका हाथ बांध दिया जाएगा, अब वो जमीन जो है सरकार की हो जाएगी। तो इस तरह से हथबंदी जैसे कार्यक्रम चलाए गए, जो कि अभी वर्तमान में नहीं चलते, क्योंकि उस समय ही जो चले थे वो हो गए थे। ठीक है, याद रखना। ठीक।
देखिए, तो ये हदबंदी कार्यक्रम हो गया। हदबंदी कार्यक्रम में हाथ बांध दिया गया जमींदारों को, ताकि वो क्या है एक्स्ट्रा जो जमीन है उसको वो दे सके। और साथ साथ चकबंदी कार्यक्रम भी चलाया गया, जो आज भी चलता है। चकबंदी कार्यक्रम क्या होता है, देखिए समझिए थोड़ा सा। चकबंदी कार्यक्रम में क्या हुआ, जैसे देखिए अगर भूमि का साइज छोटा होगा तो वहां पर एग्रीकल्चर करने में बहुत समस्याएं आती हैं। छोटे छोटे जगह पर जुताई बुवाई ये सब बहुत समस्याएं रहती हैं, इसलिए चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया। मान लीजिए आपकी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड कहने का मतलब है कि वो कृषि भूमि है, ये नहीं है कि सड़क पर जो जमीन है उसको ले लेंगे। जो कृषि वाली भूमि है अलग अलग जगह पे उस सबको समेट कर एक जगह कर देंगे, ताकि क्या हो कि आपकी खेती करने में बहुत आसानी हो जाए, ठीक है। इस बात का इसमें ध्यान रखा जाता है कि कमर्शियल वाली जमीनों को एग्रीकल्चर लैंड में नहीं बदलेंगे, क्योंकि उसकी रेट जो है उसका रेट जो है वो ज़्यादा होता है। तो देखेंगे कि हाँ, यहाँ भी खेती हो रही है, यहाँ भी खेती हो रही है, लगभग इनका रेट बराबर है, तो सबको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं किसान की सहमति से। तो ये जो है चकबंदी कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अलग अलग जो प्लॉट है, ऐसे समझिए मान लीजिए आपका यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, मान लो एक दूसरे गांव में है, एक तीसरे गांव में, छोटा छोटा प्लॉट है, मान लीजिए 1-1 एकड़ का है, तो ये इसको मिला के 3 एकड़ बनाकर आपके एक ही जगह कर देंगे, तीनों में से कहीं भी एक जगह कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये चकबंदी कार्यक्रम आज भी ये चलता है। तो चकबंदी कार्यक्रम चला है, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर आसान हो जाएगी और इसमें प्रॉफिट होगा। तो चकबंदी और हदबंदी जैसे कार्यक्रम 9वीं अनुसूची से चालू किए गए थे। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद क्या होता है, देखिए संविधान में संवैधानिक कई प्रावधान है। जैसे इसमें लिखा था कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। तो संविधान में क्या होता है, अब न्यायिक समीक्षा नहीं करेंगे तो जो सरकार थी उस समय की, उसकी तो नीयत ठीक थी, बट आगे चलकर क्या होता है कि सरकार इसका फायदा उठाने लगती है और बहुत सारी चीजें जैसे जोड़ने लगती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक केस आता है, आपने को सुना ही होगा, जिसका निर्णय आता है 24 अप्रैल 1973 को, जिसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस आपका यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जो केशवानंद भारती जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी करिए, जो करना है करिए, जहां संशोधन करना है कीजिए, संविधान के कोने में करना है आपको, कहां जहां करना है वहां कीजिए, मगर संविधान का जो मूल ढांचा है अगर वो प्रभावित हुआ तो हम कहीं भी जुडिशियल रिव्यू करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में दिया था केशवानंद में। फिर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे कि संविधान की मूल ढांचा क्या है आपका, ये इस पे हम लोग कभी और देखेंगे। बस ऐसा समझिए कि ये भी डिफाइंड नहीं है, बट कभी कभी समय समय पे सुप्रीम कोर्ट बताते रहती है कि ये मूल ढांचा है, ये नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो मूल ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको प्रभावित किए बिना आपको जो बदलाव करना है कीजिए। यही बात सेम टू सेम अनुसूची 9 में भी लागू होती है कि आप जो भी नियम जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, आप कीजिए, मगर वो कानून अगर संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा और किया जा सकता है। ये आ गया 1973 से। ना केवल अनुसूची आपका 9 के लिए, बाकी कई जगह ऐसे प्रावधान है जहां पर जुडिशियल रिव्यू पर रोक है, वहां भी ये कानून लागू हो गया। तो अब ये कानून चला, देखिए ये लिखा हुआ है, प्रावधान के तहत कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसी केस को आगे बढ़ाया 1980 में वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया कि 1973 में जो निर्णय आया था, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अनुसूची 9 में जितने सब्जेक्ट उस समय तक जुड़े थे 1973 तक, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करते, ठीक है। मान लेते हैं 1900, देखिए इसको समझिएगा, 1980 में क्या आया वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि 1973 तक जो अनुसूची 9 में जितने भी सब्जेक्ट उसमें जुड़ गए, उसको छोड़कर आगे जितने भी सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे उसका न्यायिक पुनः अवलोकन किया जाएगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट पहले जुड़ चुके थे वो बच गए, ठीक है। तो कितने सब्जेक्ट जुड़े थे, तो याद रखिएगा 71 जो सब्जेक्ट थे वो 1973 से पहले जुड़ गए थे अनुसूची 9 में, इसलिए इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाता है, न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती। मगर इसके बाद कोई भी कानून अगर मूल ढांचे को प्रभावित करता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। जैसे मैंने बताया अभी कितनी है, 282 है, तो 282 में 71 जो था वो पहले से ही ऐड है तो उसको छोड़ देंगे, बाकी की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो जो ये सोचते हो कि न्यायिक समीक्षा से बच गए हैं, वो बिल्कुल ये मिथ को निकाल दे, क्योंकि 1980 का जो केस है इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 73 के जो पहले के जो विषय है उसको छोड़ देंगे, बाकी जो भी ऐड हुए हैं बाद में उसका अगर
न्याय मूल ढांचा अगर प्रभावित होता है उससे, तो उसके जुडिशियल रिव्यू उस बिहाफ पर किया जा सकता है। तो ये 1980 में एक और बहुत फेमस केस आया है 2007 का। देखिए 2007 में IR कोयलूर वर्सेस तमिलनाडु का केस रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप और आगे जाती है और कहती है कि देखिए हम दो मुद्दे को लेते हैं, एक आपका न्यायिक पुनः आपका मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, और दूसरा फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहने का मतलब है कि अगर संविधान के मूल ढांचे में अगर कोई बदलाव करते हैं, और दूसरा यदि फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई बदलाव करके अनुसूची 9 में कोई सब्जेक्ट जोड़ा जाता है, यानी दो बात। पहले तो ये वाला तो पहले से ही हो गया था कि मूल ढांचे में अगर परिवर्तन हो तो कहीं भी रिव्यू होगा। इसके साथ साथ 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने और क्लियर किया कि अगर मौलिक अधिकार का अगर 14, 19 और 21 ये प्रभावित होता है आपके कानून बनाने से, अनुसूची 9 में जोड़ने से, तो इसका भी न्यायिक समीक्षा हम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आप क्या करें, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करके अनुसूची 9 में कोई सब्जेक्ट जोड़ना चाहें, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसकी न्यायिक समीक्षा हम करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मौलिक अधिकार में अगर परिवर्तन आप करना चाहते हैं, अनुसूची 9 में उसको जोड़ना चाहते हैं, तो भी क्या होगा, उसकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। ये 2007 से बढ़ गया है। और ठीक है, मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से किसमें लिखा है, 14, 19 और 21 के फंडामेंटल राइट्स जो अगर वायलेट होंगे तो भी जुडिशियल रिव्यू करेंगे। तो ये जो मैंने बताया अनुसूची 9 की, ये थोड़ी बहुत आपके जानकारियां आपको याद रखनी है। देखिए ये जो मुद्दा है ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, अभी चल रहा है। कई सरकारें हमारी ऐसी हैं जो चाह रही हैं, जिसे स्पेशली मैं बताऊं, रिजर्वेशन का जो मुद्दा आता है, जैसे झारखंड सरकार ने अभी अभी मांग की है, छत्तीसगढ़ के सरकार ने और MP के सरकार ने और बहुत सारी सरकारें समय समय पे मांग करती रहती हैं कि जो उनके रिजर्वेशन के मुद्दे हैं उसको क्या किया जाए, उसको शेड्यूल 9 में डाल दिया जाए। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उसको फंडामेंटल राइट्स मानने से इनकार कर दिया। तो सरकार विचार कर रही है कि क्या इसको 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है क्या। तो देखिए ये स्पष्ट रखिएगा कि अगर 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो सरकार उसका रिव्यू कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है। उसका बेस जो होगा, उसकी जो कसौटी होगी वो दो होगी, या तो मूल ढांचे को प्रभावित कर रहा है और दूसरा मौलिक अधिकार का वायलेशन कर रहा है कि नहीं। सरकार नहीं चाहती कि इन कसौटियों पे उनके जो आपके जो कानून है उनको परखा जाए। पता नहीं उनको किस बात का डर लगता है कि मूल जो ढांचा है उसको उस कसौटी पे तुलनात्मक अगर विवरण दिया जाए तो ये गलत भी नहीं है। बाकी आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। तो मूल ढांचा और मौलिक अधिकार ध्यान रखिएगा, इस बिहाफ पर जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, बाकी बेसिस पे नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज्वलन का मुद्दा रहता है। इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी कई समय समय पर गाइडलाइन निकाले हैं, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये शेड्यूल 9 जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।